ओके, सो हम लोग सीएसएस में दो तरह का सीएसएस यूज करना सीखे पिछले क्लास में, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस। और एक तीसरा तरीका होता है एक्सटर्नल सीएसएस, जिसको हम लोग आज देखेंगे कैसे एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा रिकैप करेंगे इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस का यूज कैसे करते हैं ये हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में जो किए थे, पहले हम लोग उस फाइल पे चले जाते हैं, क्लास एग्जाम्पल, और आई थिंक वेब 1 पे हम लोग अप्लाई किए थे। यस, वेब 1 पे हम लोग अप्लाई किए थे, सही है। इसमें हम लोग जो आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग कहीं पर इनलाइन सीएसएस और कहीं पर इंटरनल सीएसएस का यूज किए हैं। तो हम लोग इसका कोड एक बार देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या होता है, बस हम एक रिकैप करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारा ऊपर का लाइन है HTML, उसके नीचे है हेड, उसके नीचे है टाइटल, और उसके नीचे स्टाइल टैग है। यही स्टाइल टैग जो है ये इंटरनल सीएसएस होता है। हम अपने पेज में इंटरनल सीएसएस का यूज कहाँ पे करते हैं? तो इंटरनल सीएसएस का यूज हम लोग हेड सेक्शन के अंदर करते हैं। तो ये जो हेड सेक्शन है ये यहाँ पे खुला और यहाँ पे जाके बंद हुआ है, मतलब हेड सेक्शन के ही अंदर स्टाइल्स टैग है, और स्टाइल टैग के अंदर अलग अलग टैग्स या अलग अलग जो भी हमको इंटरनल सीएसएस बनाना होता है, स्टाइल बनाना होता है, वो हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, और डिफाइन करने के लिए हमारे पास अलग अलग अप्रोच है। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट किसी टैग के लिए कोई स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं H1 के लिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर पिंक। अब ये क्या होगा कि जहां जहां हमारे इस पेज में H1 टैग का यूज होगा उस सारे जगह पर वो क्या करेगा, इसको अप्लाई कर देगा, वो इसको अप्लाई कर देगा। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं होता है और कलर ब्लैक होता है, लेकिन हम एक नया स्टाइल डिफाइन कर दिए H1 के लिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर उसका पिंक। अब हम जहां जहां H1 का यूज करेंगे इस पेज में, है ना, ये पेज लेवल का सेटिंग होता है, एक पेज में जहां जहां H1 यूज हुआ है वहां वहां पर ये चीज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कि भाई किसी एक टैग के लिए, जैसे H1 के लिए हम डिफाइन किए तो H1 पर अप्लाई होगा, अगर हम H2 के लिए डिफाइन करेंगे तो H2 पर अप्लाई होगा, अगर हम पैराग्राफ पे डिफाइन करेंगे तो पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, जिस टैग पर डिफाइन करेंगे उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एक कॉमन स्टाइल डिफाइन करें जिसका यूज हम किसी किसी भी टेक्स्ट पर, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का स्टाइल बना रहे हैं। जैसे अभी हम क्या बना रहे हैं, कलर इक्वल टू पिंक, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ग्रीन, तो ये किस चीज पर हम अप्लाई करेंगे, है ना, टेक्स्ट के ही ऊपर अप्लाई करेंगे ना, इमेज के ऊपर तो अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम एक कॉमन बना लें जिसको हम H1 पर भी अप्लाई करें, H2 पर भी अप्लाई करें, है ना, पैराग्राफ पर भी अप्लाई करें, किसी भी चीज पर अप्लाई कर दें, तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, या तो आईडी बनाते हैं या क्लास बनाते हैं। जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में ये क्या लिखा हुआ है, क्लास। कैसे पता चला कि ये क्लास है, क्योंकि इसके नाम के आगे डॉट लगा हुआ है, इसके नाम के आगे डॉट लगा हुआ है, डॉट इंडिकेट्स दैट इज इट इज ए क्लास IMP। और IMP का क्या सेटिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होगा वो हमेशा सेंटर में होगा, और इसका कलर जो होगा वो हमेशा रेड में होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये IMP कहां पे अप्लाई होगा, जैसे ये तो H1 पे अप्लाई हुआ, ये तो कंफर्म हो गया, बट ये कहां पे अप्लाई होगा, तो जिस भी टैग में क्लास इक्वल टू IMP लिखा रहे उस टैग में ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे H1 के अंदर हम अगर लिखते हैं, हम नीचे जाके दिखाते हैं अगर कहीं पर लिखा हो तो, H1 क्लास, यस यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, H1 क्लास इक्वल टू IMP। ठीक है, तो अब कहोगे सर H1 के लिए तो अलग से डिफाइंड था, फिर यहाँ क्लास इक्वल टू IMP हो गया, तो कौन सा अप्लाई होगा,
तो अब डिपेंड करता है कि जब एक ही टैग के लिए, एक ही प्रॉपर्टी के लिए दो दो जगह पे अगर सेटिंग किया हुआ है, दो दो जगह पे अगर अप्लाई हो रहा है, तो वैसे केस में वो किसको अप्लाई करेगा? इनलाइन वाले को अप्लाई करेगा। कहोगे सर यहाँ तो इनलाइन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इनलाइन में तब होता है जब हम यहाँ स्टाइल इक्वल टू लिखते, नहीं, यहाँ पे क्लास इक्वल टू आईएमपी जो लिखा है, इसको हम एज ए इनलाइन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नली इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इनलाइन नहीं कहोगे, इसको कहोगे ये कि बाय मतलब H1 तो बाय डिफॉल्ट हो गया ना। अब H1 जहां जहां लिखेंगे वहां पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन फिर अलग से यहाँ क्लास इक्वल टू आईएमपी लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको एक एक्स्ट्रा ये दे रहे हैं कि तुम क्लास वाला अप्लाई करोगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वहां पर सेम पैरामीटर है या डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड कलर के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आईएमपी में देखें तो बैकग्राउंड कलर के लिए कुछ भी नहीं है, तो बैकग्राउंड कलर ये ऊपर वाला अप्लाई करेगा, लेकिन कलर जो है ये पिंक नहीं हो करके रेड हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला अप्लाई होगा। और टेक्स्ट लाइन यहाँ ऊपर में कुछ भी नहीं है, तो ये इसका ले लेगा। कहने का मतलब, अगर ऐसा देख रहे हो कि अगर सिंगल है तब तो कोई सोचने का बात नहीं है ना, सिंगल है तब तो कुछ सोचने का बात नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल है, ठीक है, हम इनलाइन में भी लिखे हुए हैं, इंटरनल में भी लिखे हुए हैं ना, क्लास का भी यूज कर रहे हैं, तो वैसे केस में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होता है वो इनलाइन का होता है, याद रखो हमेशा। सबसे हाईएस्ट प्रॉपर्टी इनलाइन का होता है, सॉरी प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद किसका होगा? तो अगर हम कोई क्लास यूज किए हैं, आईडी यूज किए हैं, मतलब उस टैग के लिए अलग से कुछ लिखे हुए हैं, तो उसको अप्लाई करेगा। फिर वो इंटरनल को देखेगा, ठीक है। मतलब इंटरनल जो है वो ओवरराइड हो जाता है किससे? इनलाइन से, या फिर उस टैग के अंदर अगर हम क्लास या आईडी का यूज कर रहे हैं तो उससे, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम ऊपर से चलते आ रहे हैं, हम लोगों को अब इसी तरह से कोड देखना है, ठीक है। हम लोग आगे भी चल के अब देखेंगे कि हम लोग ऑलरेडी हम लोग जो है कोड मेरे पास है, हम लोग हर चीज को अगर समझ जाएं तो फिर धीरे 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 हमारे अंदर ये क्षमता आ जाएगा कि हम कोड को लिखने भी लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग आज, चूंकि हम लोग पिछले क्लास में ये कोड खुद से लिखे हैं, तो अब हम लोग इस कोड को क्या कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम समझ गए कि ये क्या है। बस तुमको अभी इतना ही अगर तुम समझ लो ना कि ये क्या है, ये इंटरनल सीएसएस है, ये क्या करेगा, H1 के सेटिंग्स को चेंज करेगा, H1 के स्टाइल को चेंज करेगा। ये क्या है, ये क्या है, ये भी इंटरनल सीएसएस है, क्लास के द्वारा बनाया गया। जहां जहां क्लास का यूज करेंगे वहां वहां पे ये अप्लाई हो जाएगा। अब स्टाइल टैग बंद हो गया, हेड टैग बंद हो गया, बॉडी स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर कलर। अब ये क्या है, ये है इनलाइन सीएसएस, ये है इनलाइन सीएसएस। मतलब जब किसी टैग के बगल में स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा रहे और इक्वल टू में कुछ कुछ प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये इनलाइन सीएसएस है। और सबसे हाईएस्ट प्रॉपर्टी इसी का होता है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी, प्रॉपर्टी बार बार बोल जाते हैं, प्रायोरिटी इसी का होता है, ठीक है। हालांकि बॉडी के लिए तो ऊपर पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ इसी का अप्लाई होगा, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, कलर ब्लू, फॉन्ट फैमिली क्रिस्टियन आईटीसी, ठीक है। अब ये क्या है, अगर हम पूछें ये क्या है, तो ये तो भाई एक कह सकते हो इंटरनल लिंक है ना। दो तरह का लिंक होता है, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। तो इंटरनल लिंक का लोकेशन ये बनाए हैं, और यहाँ पे एक लिंक बनाए हैं जो कि इंटरनल लिंक को रेफर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस दोनों लाइन को छोड़ो, इस दोनों लाइन का अभी कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अगर चाहो तो इसको हटा भी दे सकते हो, अभी हमको इसका कोई काम नहीं है। H1 स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ब्लू, कलर व्हाइट, फॉन्ट फैमिली एरियल, अबाउट अस। अब क्या होगा, H1 यहां भी है, H1 यहां भी है, स्टाइल टैग में भी अलग अलग चीज लिखा हुआ है, इंटरनल में भी अलग अलग चीज लिखा हुआ है। तो किसका अप्लाई करेगा, ये इन लाइन का अप्लाई करेगा। जैसे यहां है बैकग्राउंड कलर ग्रीन और यहां है बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो यहां पर जो सेटिंग होगा वो होगा ब्लू, ठीक है, ग्रीन नहीं होगा। कलर यहां पर है पिंक, यहां है कलर व्हाइट, तो किसका अप्लाई होगा, यहां वाला अप्लाई होगा, वहां वाला अप्लाई नहीं होगा। फॉन्ट फैमिली है एरियल, ऊपर तो कुछ फॉन्ट फैमिली है ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। जब
जब दोनों में नहीं है तब तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों में है तो फिर देखेंगे कि इनलाइन का पहले अप्लाई होगा, है ना, और वो ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाओ। पी स्टाइल इक्वल टू कलर ग्रीन फॉन्ट फैमिली वर्धना। अब देखो यहां पर तुम कह रहे हो बॉडी के अंदर ये कलर जो है वो हर टेक्स्ट का ब्लू कलर होगा, ये तुम डिफाइन कर दिए हो, ठीक है। और इसके अंदर फिर तुम अलग से बोल रहे हो कि इस पैराग्राफ का कलर ग्रीन होगा। तो वैसे केस में नॉर्मल सबका ब्लू होगा, लेकिन इस पैराग्राफ के लिए ये ग्रीन अप्लाई करेगा, क्योंकि तुम इनलाइन सीएसएस का यूज करके अलग से बता रहे हो कि नहीं, इस पैराग्राफ के लिए हम कह रहे हैं कि ग्रीन होगा, फॉन्ट फैमिली बर्दना होगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर होगा, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल होगा। तो इस पैराग्राफ के लिए यही सेटिंग को ये अप्लाई करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से है H1 क्लास IMP। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर इनलाइन सीएसएस का यूज नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर भी क्या हो रहा है, मैचिंग हो रहा है। कहां से मैचिंग हो रहा है, तो क्लास IMP जो है और नॉर्मल H1 जो है, दोनों में कलर जो है ओवरलैप हो रहा है। यहां भी कलर पिंक है, यहां भी कलर रेड है। तो अगर नॉर्मल होता तो इसका अप्लाई करता, लेकिन चूंकि इसमें अलग से हम IMP लिख दिए हैं तो अब ये इसका अप्लाई करेगा। ठीक है, और बाकी बैकग्राउंड कलर के लिए यहां पर कुछ भी नहीं डिफाइंड है, तो वो ऊपर वाला कलर को उठा लेगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहां लिखा हुआ है तो ये इसको अप्लाई कर देगा। ठीक है, ये चीज जो है यही मेन समझना है, कैस्केडिंग का मतलब ही यही होता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहां भी पी क्लास इंपॉर्टेंट है, तो यहां भी क्या करेगा, नॉर्मल कलर तो ब्लू होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहां पर क्लास IMP लिखे हुए हैं तो ये रेड कर देगा इसके कलर को। ठीक है, एक एक करके आउटपुट भी देखते जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए हम आउटपुट भी देखते जाते हैं। ओके, हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसका आउटपुट भी देखते जाएंगे तो बेटर होगा। जैसे हम ये वाला डिस्कस कर लिए, ऊपर वाला यहाँ कैसे ऐसा क्यों आया, फिर इसका कलर ग्रीन क्यों हो गया ये भी डिस्कस कर लिए, इसका कलर रेड क्यों हो गया ये भी डिस्कस कर लिए, ये सेंटर में क्यों आ गया ये भी डिस्कस कर लिए, इसका कलर रेड क्यों है, ये पैराग्राफ का कलर रेड क्यों है ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब ये वाला देखते हैं, ये ग्रीन और पिंक, इसका मतलब है कि ये इसमें प्लेन H1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये जो है इंटरनल CSS वाला जो सेटिंग है उसको यहां पर अप्लाई कर दिया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर इक्वल टू पिंक। ठीक है, इसके पैराग्राफ में भी कुछ भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ P टैग होगा, इसीलिए ये बॉडी वाला उठा के अपने अपने ब्लू कलर जो आया है वो कहां से आया है, तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं बॉडी इक्वल कलर इक्वल टू, यहाँ पर बॉडी कलर इक्वल टू ब्लू, तो यहां से ये उठा के लाया है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहां पर, अच्छा यहां देखो H2, ठीक है, ये H2 है, देखते हैं, नीचे आ जाओ। H2, अच्छा H3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आवर डायरेक्टर्स मैसेज, ठीक है, H3 क्लास IMP। ठीक है, अब देख रहे हो कि IMP जो है वो H3 में भी अप्लाई हो रहा है, H1 में भी अप्लाई हो रहा है, P में भी अप्लाई हो रहा है। तो यही होता है आईडी या क्लास बनाने का तरीका। अब कहोगे सर आईडी कैसे बनता है, आईडी बनाने के लिए हम लोग इसको हैश लिख देंगे, जहां पर हम लोग क्लास में डॉट लगाए थे वहां हम लोग हैश लिख देंगे, और जहां पर हम लोग क्लास इक्वल टू लिखते हैं वहां पर आईडी इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, अब एक स्टूडेंट पूछ रहा था पिछले क्लास में कि सर क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है, अगर दोनों सेम ही काम करता है तो फिर दोनों में अंतर क्या है। तो कुछ क्लास का प्रॉपर्टी होता है जो आईडी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आईडी और प्रॉपर्टी सेम ही काम कर रहा है, लेकिन अगले क्लास में देखोगे कि क्लास का कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है इसके साथ साथ, इसके अलावे जो आईडी में यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर वैसे प्रॉपर्टी को हमको यूज करना है तो हमको क्लास ही बनाना पड़ेगा, आईडी बनाने से काम मेरा नहीं होगा। उसी तरह से कुछ ऐसा जगह है जहां आईडी का ही यूज करके हम वो काम कर सकते हैं, क्लास का नहीं कर सकते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट में अगर हमको कोई एलिमेंट के ऊपर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है तो बहुत जगह पे ऐसा जरूरत होता है कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट के कोड में आईडी के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, आईडी के थ्रू।
तो वो आईडी हमको जरूरत पड़ता है। तो ये आगे के फ्यूचर के हिसाब से देखने के लिए ये दो अलग अलग कंसेप्ट बनाया गया है। अभी के लिए तुमको कुछ नहीं है, तुम दोनों को सेम रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा। तो आई थिंक अभी तक तुम लोगों को जो भी इनलाइन और इंटरनल सीएसएस के बारे में बताया गया है, आई थिंक अब इसमें तुमको लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार क्विक रिप्लाई करो चैट चैट बॉक्स में। इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस में तो अब कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, क्विक रिप्लाई। नो सर, आई हैव डाउट बट माय नेटवर्क इज स्लो। ओके, आई हैव डाउट बट माय नेटवर्क, ओके। Reply in the chat box, batch 2 clear. Okay, reply in the chat box, batch 4 मतलब इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस में तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनलाइन सीएसएस का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इंटरनल सीएसएस का यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इतना तो अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कैसे करते हैं। राइट, एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कैसे करते हैं। बैच 2 में सही रिप्लाई आ गया। ओके, गुड गुड गुड, सबका क्लियर है, गुड। मतलब क्लियर है, मतलब बहुत बड़ा बात है कि तुम लोग पार्ट 2 इंटरमीडिएट लेवल का भी चीज अब तुम लोग समझ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है एक्सटर्नल सीएसएस, पहले ये तो देखें। देखो, इनलाइन सीएसएस का मतलब हुआ किसी एक टैग में हम उस स्टाइल को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे H1 स्टाइल इक्वल टू जो भी हम लिखते हैं वो उसी H1 में अप्लाई होता है, दूसरे H1 में अप्लाई नहीं होगा। इंटरनल सीएसएस का जब हम यूज करते हैं तो वो उस पेज के हर एक H1 के लिए उसको अप्लाई कर देता है, ठीक है, उस पेज में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम एक ऐसा सेटिंग बना लें जिसको हर पेज पर अप्लाई करें, हर पेज पर वो अप्लाई हो जाए, हमको हर पेज पर अलग अलग नहीं इंटरनल सीएसएस लिखना पड़े, है ना, हम एक बार लिख दें और हर पेज पर वो अप्लाई हो जाए, हम ऐसा अगर चाहें, और वाजिब बात है ना, वाजिब बात है, हमको ऐसा रिक्वायरमेंट होगा, तो ऐसे केस में हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं। An external CSS external style sheet is used to define the style of for many HTML pages. Many HTML pages, बहुत सारे पेज में एक सेटिंग को अप्लाई करना है तो हम लोग एक्सटर्नल का यूज करेंगे। To use an external style sheet, add a link to it using link tag. कैसे यूज करेंगे, तो लिंक टैग का यूज करके करेंगे, और वो लिंक टैग कहां यूज करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर यूज करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। ओके, कैसे यूज करेंगे, तो उसका एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे। लिंक आरईएल इक्वल टू, आरईएल का मतलब होता है रिलेशन, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल सीट, एचआरईएफ इक्वल टू माई स्टाइल डॉट सी एस एस। एचआरईएफ क्या होता है, हाइपर रेफरेंस, ठीक है, ये रेफरेंस हुआ कि कौन सा पेज यहाँ पर, कौन सा सीएसएस फाइल यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है, और ये उसका नाम है माई स्टाइल डॉट सी एस एस। अब कहता है नोट, एन एक्सटर्नल स्टाइल सीट मस्ट बी सेव्ड विथ डॉट सी एस एस एक्सटेंशन। जैसा कि यहाँ देख रहे हो कि यहाँ डॉट सी एस एस लगा हुआ है, मतलब जब भी हम सी एस एस फाइल बनाएंगे तो डॉट सी एस एस एक्सटेंशन का यूज करेंगे। And the external .css file should not contain any HTML tag। और ये ध्यान रखेंगे कि CSS फाइल के अंदर कोई HTML टैग का हम यूज नहीं करेंगे। हाँ, HTML के अंदर हम CSS कोड लिख सकते हैं, लेकिन CSS के अंदर हम HTML का कोड नहीं लिखेंगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ CSS का ही कोड लिखेंगे, है ना। तो पहले तो ये काम कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्रिएट कर लेंगे, एक क्रिएट कर लेंगे हम लोग, राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको ओपन कर लेते हैं। अभी फिलहाल हम इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे सीएसएस फाइल बनाते हैं, ठीक है। फाइल, सेव एज, है ना, माई स्टाइल डॉट सी एस एस, नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, एबीसी एक्स वाई जेड कुछ भी, ऑल फाइल, ऑल फाइल, सेव,
ऑल फाइल सेव। ओके, अब एक CSS फाइल तुम देखोगे यहाँ पे बन गया होगा। ये रहा, ये रहा CSS फाइल। ठीक है, अभी फिलहाल इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब हम इसको खोलते हैं और इसके अंदर कुछ टाइप करते हैं। क्या टाइप करेंगे इसके अंदर? इसके अंदर सिर्फ CSS कोड टाइप करेंगे और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि इसके अंदर लिखेंगे हेड, HTML, टाइटल, ये सब नहीं, सिर्फ CSS कोड। जैसे जैसे हम लिखना चाहते हैं बॉडी के लिए, कुछ हम डिफाइन करना चाहते हैं बॉडी के लिए। ठीक है, क्या डिफाइन करना चाहते हैं? तो कलर जो होगा बॉडी का, COLOR, कलर, ये हमेशा ग्रीन कलर होगा, ग्रीन। ठीक है, और फॉन्ट फैमिली जो होगा, फॉन्ट फैमिली जो होगा वो होगा एरियल, एरियल। फिलहाल अभी हम इतना ही कोड लिख रहे हैं, अभी ज्यादा नहीं। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं और हम अपना जो फाइल था मेरा माई वेब पेज 1, माई वेब पेज 1 में यहां पर जो ये कोड लिखे हो तुम, अब इसका जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा। अब उसका जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम लोग क्या किए हैं, हम लोग यूज कर लिए हैं एक्सटर्नल CSS, लेकिन अभी वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। अभी वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। कैसे होगा? तो हमको हेड सेक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा लिंक rel इक्वल टू स्टाइल सीट एंड href इक्वल टू माई स्टाइल डॉट CSS। अब इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको आगे भी इसका यूज करना है। ठीक है, अब देखो, फाइल में जाओ, सेव कर लो और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो। देखो अभी ये ऐसा है। ठीक है, अभी ये ग्रीन है, रेड है, नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर का है। ठीक है, लेकिन अब ये चेंज हो जाएगा। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब नॉर्मल टेक्स्ट हमारा ग्रीन कलर का हो गया और फॉन्ट फैमिली जो है हमारा वो एरियल हो गया। अब ये जो अप्लाई हुआ है ये इस पेज पर अप्लाई हुआ है, हम यही सेटिंग दूसरे किसी पेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो वेब पेज 2 में देखो कोई टेक्स्ट वगैरह है? आई थिंक इसमें केवल इमेज है, छोड़ दो इसको, क्योंकि हम तो केवल टेक्स्ट के लिए लिखे हैं ना। हाँ, यहाँ पे देखो टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, और यहां पर भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो हेड सेक्शन के अंदर एक CSS कोड को, एक्सटर्नल CSS कोड को डाल दिए। ठीक है, अब क्या होगा, इस पेज पर भी वो अपने आप को अप्लाई कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगर मान लो इस पेज पर चाहे अप्लाई करना है ना, प्लेन है एकदम, इस पेज पर अगर अप्लाई करना चाहें तो हम बस एक लाइन का कोड लिखेंगे, वो उस पेज पर भी अप्लाई हो जाएगा। हो गया, ग्रीन कलर हो गया, इस तरह का हो गया। तो बेसिकली हम क्या सीखे, हम क्या सीखे, हम ये सीखे कि अगर कोई ऐसा, और वेबसाइट में ये भी ध्यान रखना होता है कि हम लोग ऐसा नहीं कि हर पेज के लिए अलग अलग टेस्ट लिखें, हर पेज के लिए अलग अलग, मतलब एक फॉर्मेट बना लें और उसी को हम लोग हर जगह पे रिपीट करते रहें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल CSS में जो भी स्टाइल हमको चाहिए वो स्टाइल को लिख देते हैं और हर हर पेज पर क्या करते हैं, उसको लिंक कर देते हैं,
जिससे कि हर पेज पर एक ही स्टाइल अप्लाई हो और दिखने में वो प्रोफेशनल लुक दे, अच्छा लगे दिखने में, और मेरा काम भी बहुत इजी हो जाए। जिस चीज के लिए हम अलग अलग हर पेज पर लिखते, वो हम एक पेज पर लिखे और एक एक लाइन का कोड लिख करके सब पर अप्लाई करवा दिए। तो ये हमारे लिए बहुत इजी टास्क हो जाता है। ठीक है, यहां तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, एक्सटर्नल सीएसएस कैसे बनाते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं? एनीवन हैव डाउट? एक्सटर्नल सीएसएस फाइल कैसे बनाते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं अपने पेज में, किसी को डाउट है? Reply in the chat box. If it is clear, then reply in the chat box. If it is not clear, then reply in the chat box. Reply in the chat box. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. First batch, batch 1. Yes. Fast. बैच 1 से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, बाकी बैच से आ गया है। बैच 1, वेयर इज बैच 1? ओके ओके ओके। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनोगे, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही पॉइंट है जो पहले भी तुमको दिक्कत कर रहा होगा और अब भी तुमको दिक्कत करेगा, कर सकता है। ठीक है क्या? तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखो, ये वाला। तो अभी तुरंत हम अभी तुरंत डिस्कस किए हैं और यहां पे उसी तरह का प्रॉब्लम आएगा। कैस्केडिंग ऑर्डर मतलब अगर हम एक ही एलिमेंट के लिए दो दो सेटिंग अप्लाई करें तो क्या होगा? तो अभी तुरंत हम क्या पढ़े कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होगा? इनलाइन का होगा, फिर किसी का होगा तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल का होगा, और लास्ट प्रायोरिटी होगा ब्राउजर डिफॉल्ट। मतलब कोई सेटिंग नहीं होता है तो कौन सा सेटिंग होता है? ब्राउजर का अपना सेटिंग होता है, तो वो। तो यहां पर ये चीज तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, इनलाइन अगर है तो पहले वो इनलाइन को देखेगा, है ना, फिर एक्सटर्नल या इंटरनल को देखेगा। लेकिन अगर इंटरनल और एक्सटर्नल में कंपेयर किया जाए, अगर इंटरनल और एक्सटर्नल में कंपेयर किया जाए तो क्या होगा? तो किसको अप्लाई पहले वो करेगा? ठीक है, तो हम लोग यहां पे देखते हैं, यहां पे वही चीज बताया गया है। इफ द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड आफ्टर द लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल सीट, ध्यान से सुनना, if the internal style is defined after the link to the external style sheet, then style of same HTML element will be overridden and internal CSS will be applied to the HTML element. क्या मतलब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मतलब हुआ यहां? मतलब ये हुआ कि अगर किसी पेज पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज हुआ है, इंटरनल भी यूज हुआ है, एक्सटर्नल भी यूज हुआ है, और जैसे यहां पर H1 के लिए तुम क्या लिखे हो? कलर ग्रीन और कलर पिंक, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर पिंक। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसी कोड को हम अपने एक्सटर्नल में भी लिखते हैं और यहां कर देते हैं इसका कलर ब्लू या रेड, जो भी चाहो, रेड, रेड कर दो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि तुम्हारे एक्सटर्नल सीएसएस में H1 का कलर है रेड और इंटरनल सीएसएस में तुम्हारा H1 का कलर है, बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, बैकग्राउंड कलर, कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर क्या है? ग्रीन। ठीक है, अब किसका अप्लाई होगा? है ना, क्योंकि तुम्हारा यहां पर ये लिंक किया हुआ है तो ये किसको अप्लाई करेगा? ठीक है, तो ऐसे केस में हमको ये देखना होगा कि पहले कौन सा यूज हुआ है, पहले इंटरनल सीएसएस कोड लिखे हैं अपने पेज में या पहले एक्सटर्नल सीएसएस का कोड लिखे हैं? पहले कौन सा कोड लिखे हैं? अगर पहले इंटरनल सीएसएस का कोड लिखे हैं तो वैसे केस में एक्सटर्नल मतलब बाद में जो यूज हुआ है उसका वो अप्लाई करेगा। ठीक है, अगर पहले इंटरनल लिख दिए हैं तो इंटरनल को कौन ओवरराइड कर लेगा? एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल वाला कोड बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अभी तुरंत हम यहां पर अप्लाई करके दिखा देते हैं कैसे होता है। सेव करो इसको और ब्राउजर को रिफ्रेश कर दो, ये रहा ब्राउजर। ठीक है,
यहाँ पे रेड तुम्हारा नहीं दिख रहा है टेक्स्ट का कलर, क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी रेड ही है, इसीलिए इसको तुम अभी फिलहाल के लिए रेड के बदला कर दो पिंक। पिंक फिलहाल के लिए, अभी के लिए कर दो बस। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, रेड हो गया, रेड हो गया, सब जगह रेड हो गया, बाहर बाहर रेड हो गया। क्यों रेड हो गया भाई? हमारा इंटरनल तो ग्रीन है, इंटरनल तो हमारा ग्रीन है, तो रेड क्यों हो गया? क्योंकि एक्सटर्नल में रेड लिखा हुआ है, इसलिए रेड हो गया। ठीक है, अब अगर इस लाइन को तुम इसको यहां से कट करके ऊपर कर दो, ऊपर कर दो इसको ना, यहां लिख दो यहां, अब क्या होगा? अब पहले लिखा हुआ है एक्सटर्नल और बाद में लिखा हुआ है इनलाइन, सॉरी इंटरनल, तो क्या होगा, एक्सटर्नल वाला ओवरराइड हो जाएगा और इंटरनल वाला जो है वो अप्लाई होगा। कैसे, देखते हैं, देख लो, देख लो भाई, देख लो। तो यही बात हम यहां पर नोट में लिखे हुए हैं कि अगर इंटरनल जो है वो लिंक, लिंक मतलब हुआ एक्सटर्नल, लिंक मतलब हुआ एक्सटर्नल, अगर इंटरनल एक्सटर्नल के बाद हो तो इंटरनल अप्लाई होगा, और अगर पहले हो तो एक्सटर्नल अप्लाई होगा, है ना। जो बाद में हो उसको अप्लाई किया जाएगा, जो पहले होता है उसको ओवरराइड कर लिया जाता है, वो ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, ये मेन यहाँ पर सीएसएस में देखने वाला चीज था। अब तुम इस सीएसएस फाइल के अंदर सीख गए हो लिखने के लिए, ये रहा, इसके अंदर अब सीख गए हो, तो ये कुछ भी नहीं है, जो हम लोग पहले से इंटरनल जो लिखते थे ना वही इंटरनल यहाँ पे लिखाएगा, एक्सटर्नल के अंदर जो कोड लिखाएगा वो वही चीज लिखाएगा जो इंटरनल में लिखाता था। ठीक है, उस पेज में नहीं लिख करके एक सेपरेट पेज में लिख दो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, स्टाइल टैग का यूज करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऊपर में स्टाइल टैग जो लिखते थे हम लोग वो यूज करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तो हम लोग केवल सीएसएस ही लिखने जा रहे हैं, तो इसके अंदर हम ये क्यों बताएं कि हम स्टाइल का कोड लिख रहे हैं। एचटीएमएल में हम लोग एचटीएमएल भी लिखते हैं, सीएसएस भी लिखते हैं, तो बताना पड़ता है, यहाँ ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से H1 के लिए तुम डिफाइन कर दो, है ना, P के लिए डिफाइन कर दो, P के लिए कुछ डिफाइन कर दो, कलर ब्लू, कलर ब्लू। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है हम लोगों को, तो जो हम लोगों को जरूरत समझ में आए हम लोग उसको क्या करेंगे, अप्लाई करते जाएंगे। देखो कलर ब्लू हो गया इसका, ठीक है, इसका कलर पिंक हो गया, है ना, इसका कलर ग्रीन हो गया। तो ये ग्रीन क्यों हुआ, ये ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि इन लाइन में लिखा हुआ है कलर इक्वल टू ग्रीन। इसका बैकग्राउंड ब्लू क्यों हुआ, क्योंकि इन लाइन में ये लिखा हुआ है। इसका कलर पिंक क्यों हो गया, क्योंकि इंटरनल सीएसएस में एक आईएमपी नाम का, एक आईएमपी नाम का क्लास बना हुआ है, और इस H1 में उस क्लास को अप्लाई किया गया है, तो वहां से जो है ये कोड उठ के आया है। इसका कलर पिंक क्यों है, ये भी वही कारण है ना। और इसका कलर क्यों है, तो H3 में भी अप्लाई किया गया है क्लास को, तो यहाँ पर भी वो अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर सकते हैं और अपने काम को आसानी से कर सकते हैं और बेहतर रूप से कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग इस तरह से सीएसएस का तीनों तरीका डिस्कस किए, इनलाइन कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल कैसे यूज कर सकते हैं, और इंटरनल कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। बेसिकली बेसिकली हम लोग सीएसएस में ये डिस्कस कर लिए, और अब हम लोग नेक्स्ट वीक में जो क्लास करेंगे उसमें हम लोगों का प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट वीक जो क्लास होगा वो आपका लास्ट, हमको लगता है लास्ट या उसके बाद वाला वीक, आई थिंक नेक्स्ट वीक में ही ऑलमोस्ट 3 क्लास अगर हम लोग कर लेते हैं पूरा,
डाउट क्लास को छोड़ दें अगर, तो 3 क्लास में हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा और कुछ समय दिया जाएगा, जैसे कि आई थिंक 2 वीक आपको समय दे देंगे हम, ठीक है। जैसे फर्स्ट वीक में हमारा क्लास हुआ, सेकेंड और थर्ड वीक में आपको टाइम दिया जा रहा है, और फोर्थ वीक में हम लोग फिर इसका जो है जो बचा हुआ पार्ट होता है जिसको कहते हैं पब्लिशिंग, ठीक है। पब्लिशिंग, ये तो हुआ डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइन किए। अब एक क्लास बच जाता है पब्लिशिंग, हाउ टू पब्लिश योर वेबसाइट। तो वो हम लोग मतलब लास्ट वीक ऑफ फरवरी में करेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हमारा प्रोजेक्ट का जो सैंपल होगा वो हम आप लोगों को बताएंगे। मतलब बेसिकली हम लोगों को जो भी कंसेप्ट सीखना था ना, हम लोग ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट को सीख चुके हैं, ऑलमोस्ट 90% हम लोग सीख चुके हैं। थोड़ा बहुत 10% कुछ बचा हुआ है तो वो सीखेंगे, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम, मतलब अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड काम सीखेंगे। ऑलमोस्ट चीज हम लोग कंसेप्ट वाइज सब कुछ लगभग लगभग जो हमारे पार्ट का सिलेबस का पार्ट था वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो उसका हम एक दिखा रहे हैं आप लोगों को कि हम लोग एक्चुअली अगले सब वीक में क्या करने वाले हैं। तो हम लोग इस तरह के पेज को डिजाइन करेंगे, इसको नॉर्मली कहा जाता है होम पेज, ठीक है। होम पेज कहा जाता है। अब आप इस पेज को देख करके अंदाजा लगाइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ये जो देख रहे हैं आप ऊपर में, ये नॉर्मल एक इमेज है, ठीक है, एक इमेज है। ये GIF इमेज है। ये मेनू वाला काम अभी आप नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में या उससे अगले क्लास में देखेंगे इसको। इसके बाद ये आप देखिए हेडिंग किया हुआ है, हेडिंग का यूज है, ठीक है। नीचे पैराग्राफ है ना। इसके बाद लेफ्ट और राइट अलग अलग सेक्शन कैसे बनाए हैं, तो सेक्शन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, कैसे सेक्शन बनाते हैं ये पढ़ेंगे, है ना। नीचे भी एक अलग सेक्शन है, इसी को कहा जाता है होम पेज, ठीक है। और जब हम लोग होम पेज बनाने के लिए सीख लेंगे तो हम लोगों का कह सकते हैं कि हम लोगों का प्रोजेक्ट का वर्क शुरू हो जाएगा, ठीक है। होम पेज बनाएंगे, बेसिकली क्या क्या हम लोग बनाएंगे, तो होम पेज, फिर हम लोग कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे, इस तरह का कॉन्टैक्ट पेज होगा, ठीक है। इस तरह का कॉन्टैक्ट पेज होगा, ये भी हम लोग बनाएंगे। गूगल मैप कैसे एम्बेड करते हैं, गूगल फॉर्म कैसे एम्बेड करते हैं, ये सब सब हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट वीक में सब सीख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको जो बताने वाला चीज है वही यही 2 चीज बताना है, होम पेज का डिजाइन कैसे किए और कॉन्टैक्ट पेज का डिजाइन कैसे किए। कॉन्टैक्ट पेज में कुछ यूज किए हैं तो वो कैसे यूज किए हैं, और उसके बाद फुल फ्लेजेड आप लोगों को काम दिया जाएगा कि आप लोग किसी इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, स्कूल का एक इस टेम्पलेट का यूज करके वेबसाइट बनाइए, है ना। इस टेम्पलेट का यूज कीजिए, क्योंकि इस टेम्पलेट में जो कुछ भी बताया गया है ऑलमोस्ट सब कुछ यूज किया गया है, तो सारी चीजों का यूज हो जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग एक बेहतर काम कर लेंगे। और जो भी लोग, है ना, अपना रिपोर्ट बना लेंगे, वो रिपोर्ट जो है देखने के बाद हम क्या करेंगे, वही वही लोग केवल जो है पब्लिशिंग का काम जो है वो अटेंड कर सकता है क्लास। रिकॉर्डिंग तो सब देख सकता है, बट ऑनलाइन के लिए हम उसी लोगों को केवल अलाउ करेंगे जो लोग प्रोजेक्ट बना करके दिखाएगा, ठीक है। ताकि इसमें एक अंदर से ये आ जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो सब देख ही सकता है, सीख तो सब सकता है, लेकिन ऑनलाइन में कुछ डाउट हो गया, कुछ ये हो गया, तो उस चीज के लिए आपको भी पहले कुछ वर्क करना होगा, तब जा करके आपको वो चीज करने मिलेगा। तो आप लोगों के भी अंदर ये आएगा कि नहीं हमको ये चीज करना है, अगर हमको आगे सीखना है तो, ठीक है। और हमको लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप लोगों का सर्टिफिकेट इशूड हो जाएगा, ट्रेनिंग का रिपोर्ट मिल जाएगा। और अगर उससे पहले सबमिशन का आ जाता है तो उससे पहले भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हम टारगेट रखे हुए हैं कि तब तक सबको सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग रिपोर्ट मिल जाए, राइट। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। आई हैव 5 minutes ऑफ टाइम।